कंप्लीट बुक जिसमें आपके टोटल 16 चैप्टर हैं। तो मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको चैप्टर 1 से चैप्टर 16 तक के जो नोट्स हैं पूरी बुक के वो इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और ऐसे जो नोट्स हैं, शानदार नोट्स हैं, बेस्ट नोट्स हैं जो आपको बोर्ड एग्जाम में काफ़ी हेल्प करने वाले हैं। और बोर्ड एग्जाम में जो आपका पेपर आता है तो उसमें जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके साइंस में, तो एक भी क्वेश्चन आपके अलग नहीं आएगा। अगर आपने ये नोट्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया तो बोर्ड एग्जाम में आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको चैप्टर 1 दिया गया है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको कहाँ पर मिलने वाली है तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, वीडियो को कहीं पर भी मिस नहीं करना है। तो पहला जो चैप्टर है हमारा रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, तो इसका केवल एक ही पार्ट है, आप देख सकते हैं रासायनिक समीकरण, और इसके उदाहरण भी हैं। उसके बाद में अभिकारक हैं, इसके एग्जाम्पल हैं, और उसके बाद में क्रियाफल जिसको हम उत्पाद भी कहते हैं, इसकी भी एक रिएक्शन दे रखी है। उसके बाद में है संतुलित रासायनिक समीकरण यानी किसे कहते हैं, और इसके काफ़ी एग्जाम्पल दे रखे हैं। उसके बाद में है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें रासायनिक अभिक्रियाएं हैं वो निम्न प्रकार की होती हैं। 9 प्रकार हैं जो आपको अच्छे से प्रिपेयर करने हैं, जिसमें पहला है संयोजन अभिक्रिया, इसके भी एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। उसके बाद में सेकंड है आपकी वियोजन अभिक्रिया, और यहाँ पर जिन जिन लाइंस को यहाँ पर हाईलाइट किया गया है वो लाइंस आपको ज़रूर पढ़नी है। ओके, यानी यहाँ पर दे रखा है संगमरमर का सूत्र, तो संगमरमर का जो सूत्र है वो याद करना है आपको। उसके बाद में है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसकी परिभाषा दे रखी है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है, और श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। क्यों है तो इसका जो रीज़न है वो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। और तीसरा उदाहरण ये आपके साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना। उसके बाद में है ऊष्माशोषी अभिक्रिया, तो इसकी परिभाषा याद करनी है, इसके एग्जाम्पल याद करने हैं। उसके बाद में विस्थापन अभिक्रिया, और उसके बाद में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए, जब आप इनको लिखने लगोगे तो आपका काफ़ी जो टाइम है वो आपका यहाँ पर स्पेंड हो जाएगा, तो आपको अपना जो टाइम है वो ख़राब नहीं करना है। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी आपको, तो ये आपको वीडियो में ही बताया जाएगा, तो इसलिए वीडियो को कहीं पर भी आपको मिस नहीं करना है, वीडियो को पूरा देखना है। और वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर करना है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो को लाइक करना है। उसके बाद में है दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं के प्रभाव, तो ये आपकी विकृत गंधिता, ये आपको प्रभाव दे रखे हैं। उसके बाद में आप देख सकते हैं दूसरा चैप्टर आपके सामने आ चुका है, जिसका पहला पार्ट आ चुका है अम्ल, क्षार और लवण यानी एसिड, बेस और साल्ट। ओके, और जिसमें अम्ल दे रखा है, अम्ल के गुण दे रखे हैं, इसके उदाहरण दे रखे हैं। उसके बाद में कुछ प्राकृतिक पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल, उसके बाद में ये क्षार है, और इसको यहाँ पर हाईलाइट किया गया है। तो हाईलाइट में जो चीज़ है वो सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद में है सूचक यानी सूचक की परिभाषा, इंडिकेटर की परिभाषा, और सूचक के प्रकार, तो सूचक 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। इनके जो परिभाषा है, इनके एग्जाम्पल हैं वो आपको याद करने हैं। उसके बाद में है अम्लों के गुणधर्म यानी अम्लों के 4 गुणधर्म याद करने हैं, क्षारकों के 4 गुणधर्म याद करने हैं आपको। उसके बाद में अम्लों की धातुओं के साथ अभिक्रिया तो किस प्रकार से होती है वो आप देख सकते हैं। और उसके बाद में क्षारों की धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातु कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया, और धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के अम्ल के साथ अभिक्रिया। और उसके बाद में है उदासीनीकरण अभिक्रिया, तो इसकी परिभाषा और इसके एग्जाम्पल आपको याद करने हैं। और उसके बाद में अम्लों के साथ जो धात्विक ऑक्साइड है उनकी रिएक्शन, और क्षारक के साथ अधात्विक ऑक्साइड की अभिक्रिया आपको याद करने हैं। उसके बाद में दूसरा पार्ट आपके सामने आ चुका है चैप्टर नंबर 2 का अम्ल, क्षार और लवण, और जिसमें तनुकरण है, इसकी परिभाषा, पीएच स्केल, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इससे 1 या 2 क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पीएच स्केल को मैंने बहुत ही डिजाइन से यहाँ पर लिखा है, तो इसको कंप्लीट आपको तैयार करना है, एक भी चीज़ आपको इसमें नहीं छोड़नी है। उसके बाद में है निम्न विलयनों के पीएच मान, तो जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वही पीएच मान मैंने लिए यहाँ पर। ओके, तो सारे आपको याद करने हैं। उसके बाद में है प्रबल अम्ल, दुर्बल अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, यहाँ से भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में है एसिड रेन, अम्लीय वर्षा, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है, अम्लीय वर्षा के कुप्रभाव।
और उसके बाद में दैनिक जीवन में पीएच का क्या महत्व है, तो काफ़ी महत्व यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में है कुछ प्राकृतिक अम्ल, यानी सिरका, दही, संतरा, नींबू, इमली, चिंटी का डंक, टमाटर, नेटल का डंक, इनमें कौन कौन से अम्ल उपस्थित होते हैं। साधारण नमक से बनने वाले पदार्थ कौन से हैं, जिसमें पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका सूत्र और इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया वो आपको याद करनी है और उपयोग भी आपको याद करने हैं। उसके बाद में है ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण, और इसकी रिएक्शन, इसका सूत्र, इसके उपयोग आपको याद करने हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके बेकिंग सोडा, जिसे खाने का सोडा भी कहते हैं, इसका रासायनिक सूत्र याद होना चाहिए आपको, इसकी रिएक्शन याद करनी है और इसके उपयोग। उसके बाद में है धोने का सोडा, इसका सूत्र याद करना है, इसकी रिएक्शन याद करनी है और इसके उपयोग। उसके बाद में लास्ट है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो इसका फॉर्मूला आपको याद करना है और इसके उपयोग भी आपको याद करने हैं। उसके बाद में देख सकते हैं आप तीसरा चैप्टर आपके सामने आ चुका है, धातु और अधातु, यानी मेटल एंड नॉन मेटल। तो इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो आपके आ चुका है। काफ़ी शानदार नोट्स हैं, ऐसे नोट्स आपको यूट्यूब पर ऑफलाइन कोचिंग में कहीं पर, स्कूल में कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। शानदार नोट्स हैं, काफ़ी स्ट्रगल के बाद ये नोट्स बनाए गए हैं, तो इनका पूरा जो फ़ायदा है वो आपको लेना है, पूरा बेनिफिट आपको लेना है। उभयधर्मी ऑक्साइड जो काफ़ी बार बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। उसके बाद में है एनोडाइजिंग यानी एनोडीकरण, धातुओं की जल के साथ अभिक्रिया, धातुओं की अम्लों के साथ अभिक्रिया और धातुओं की धातु लवणों के साथ अभिक्रिया। और उसके बाद में है एक्वारेजिया, सक्रियता श्रेणी और अधातु। और यहाँ पर देखो मैंने किस प्रकार से इसको हाईलाइट किया है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, आप इसे अच्छे से पढ़ें। और अधातुओं के गुण धर्म, यानी अधातुओं के क्या गुण धर्म होते हैं। उसके बाद में है अधातुओं की रासायनिक अभिक्रिया और अम्लों के साथ, क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन से अभिक्रिया। कंप्लीट जो नोट्स हैं वो आपको यहाँ पर दिए जा रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उसके बाद में है उत्कृष्ट गैसों के नाम और उसके बाद में है अपर रूप, अपर रूप की परिभाषा याद करनी है आपको अच्छे से। और उसके बाद में तीसरा पार्ट, जो दूसरा पार्ट है आपके धातु और अधातु का, आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसके उदाहरण और आयनिक यौगिकों के गुणधर्म, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आपको तैयार करना है। उसके बाद में है धातुओं की प्राप्ति, जिसमें खनिज है, अयस्क है और गेंग है, तो तीनों की परिभाषा आपको याद करनी है। और सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाली धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार से किया जाता है, और सक्रियता श्रेणी के मध्य जो स्थित जो धातु हैं उनका निष्कर्षण, जिसमें भर्जन और निस्तापन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, थर्मिट अभिक्रिया। और उसके बाद में जो सक्रियता श्रेणी है उसमें सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार होता है, धातुओं का परिष्करण, विद्युत अपघटनीय परिष्करण, इसका नामांकित चित्र है वो भी आपको याद करना है। संक्षारण है, संक्षारण की जो प्रमुख घटनाएं हैं वो दे रखी है, संक्षारण से किस प्रकार से सुरक्षा करनी है, किस प्रकार के जो बचाव के उपाय हैं वो याद करने हैं। और यहाँ पर देखो हाईलाइट है, इसको आप अच्छे से पढ़ें। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 है हमारा कार्बन और उसके यौगिक, तो इसके भी 3 या 4 पार्ट हैं टोटल। तो जिसमें पहले है सबसे पहले कार्बन की विशेषताएं, तो कार्बन की विशेषताएं आपको याद करनी है। कार्बन में आबंध, सहसंयोजी आबंध, हाइड्रोजन का अणु किस प्रकार से बनाना है और इसकी जो इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है वो भी दे रखी है। क्लोरीन का अणु, उसके बाद में ऑक्सीजन का अणु, नाइट्रोजन का अणु, अच्छे से आपको तैयार करना है। ये आपके मेथेन का अणु, तो काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है, इसकी जो संरचना है वो आपको आनी चाहिए। सहसंयोजी आबंध क्या होता है, इसकी परिभाषा याद करनी है। कार्बन के अपर रूप, जिसमें अपर रूप की परिभाषा याद करनी है आपको। और जो हीरा है, ग्रेफाइट है, फुलरीन है, इनके बारे में भी आपको अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। जो बिंदु मैंने लिखे हैं, जो पॉइंट्स मैंने लिखे हैं वो सारे पॉइंट्स आपको क्लियर करने हैं। संतृप्त यौगिक क्या है, असंतृप्त यौगिक क्या है, हाइड्रोकार्बन, आईपीएससी पद्धति का पूरा नाम, इसकी क्या विशेषताएं हैं, और पूर्व लगन का निर्धारण, ये भी आपको कंप्लीट याद करना है। जो अनुलग्न है उनका निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है, और एल्केन का नामकरण, नामकरण के नियम, प्रतिस्थापियों का अंकन, यानी कंप्लीट नोट्स हैं। कुछ महत्वपूर्ण प्रतिस्थापी भी हैं जिनको आपको याद करना है। कार्बन और हाइड्रोजन के जो संतृप्त यौगिक हैं उनके सूत्र और उनकी जो संरचनाएं हैं वो भी आपको याद करनी है। एल्केन का नामकरण किस प्रकार से किया जाता है, नामकरण के क्या नियम हैं, और ये आपके इनके एग्जाम्पल हैं। और उसके बाद में है एल्काइन का नामकरण,
और इसके क्या रूल्स हैं, क्या नियम हैं इनके, वो नियम भी आपको कंप्लीट करने हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 4 जो हमारा धातु जो कार्बन के यौगिक हैं, तो इसका जो तीसरा पार्ट है वो है इसमें समजातीय श्रेणी, कार्बन यौगिकों की नाम पद्धति, नामकरण के नियम और हेलोजन, एल्कोहल, ये सारे आपको याद करने हैं। इसमें एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक अम्ल है, द्विआबंधित हाइड्रोकार्बन है, किस प्रकार से ये तैयार होते हैं, कार्बनिक यौगिकों के रासायनिक गुण धर्म जिसमें दहन है, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीकारक है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इसको आपको अच्छे से तैयार करना है। संकलन अभिक्रिया और निकल उत्प्रेरक का उपयोग, प्रतिस्थापन अभिक्रिया जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके। और चैप्टर नंबर जो 4 है हमारा, इसका पार्ट 4 कुछ महत्वपूर्ण कार्बनिक यौगिक जैसे एथेनॉल है, इसके गुण धर्म, एथेनॉल के रासायनिक गुण धर्म, पोटेशियम परमैंगनेट के साथ इसकी अभिक्रिया, एथेनोइक अम्ल के साथ क्रिया जिसमें एस्टरीकरण है, सोडियम से क्रिया, एथेनोइक अम्ल के भौतिक गुण धर्म। तो कंप्लीट नोट्स हैं, ये सारे आपको तैयार करने हैं, अच्छे से आपको पढ़ना है, अच्छे से आपको सारे चैप्टर तैयार करने हैं। साबुन और अपमार्जक जो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। मिसेल की जो संरचना है वो भी इसमें दे रखी है, अपमार्जक भी दे रखा है, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। यानी मिसेल की संरचना किस प्रकार से तैयार होती है वो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने वही पॉइंट्स लिखे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। साबुनों की शोधन क्रिया किस प्रकार से है, किस प्रकार से कपड़ों पर ग्रीस, कपड़ों पर जो आपके मिसेल के रूप में साबुन स्वच्छ करने में सक्षम होता है, पूरा तैयार करना है आपको। 5वां चैप्टर है हमारा तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तो इसका पहला पार्ट आप देख सकते हैं, अव्यवस्थित को व्यवस्थित करना, डोबेराइन का त्रिक नियम और महत्वपूर्ण तथ्य दे रखा है इसमें, ये भी आपको पढ़ना है। न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत और इसके दोष दे रखे हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी आपको दे रखी है, अच्छे से आपको पढ़नी है। मेंडलीफ की मूल आवर्त सारणी और इसमें लघुत्तम आवर्त पूरा पढ़ना है आपको, इसमें एक भी पॉइंट्स को आपको नहीं छोड़ना है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या उपयोगिता है और उसके बाद में मेंडलीफ की आवर्त सारणी की क्या सीमा है, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान और दुर्लभ मृदा तथा ट्रांस यूरेनिक तत्वों का स्थान, अक्रिय जो गैस हैं उनका स्थान, और उसके बाद में नेक्स्ट है समस्थानिकों का स्थान। और उसके बाद में चैप्टर नंबर 5 जिसका पार्ट 2 है हमारा आधुनिक आवर्त सारणी, इसके क्या गुण धर्म हैं और आधुनिक आवर्त सारणी के क्या लाभ हैं, क्या इनकी कमियां हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी की कमियां भी यहाँ पर दे रखी हैं, 2 कमियां हैं, अच्छे से आपको पढ़नी है। आधुनिक आवर्त सारणी की क्या प्रवृत्ति है, जिसमें संयोजकता, परमाणु आकार, आवर्त में परिवर्तन, वर्ग में परिवर्तन, धात्विक और अधात्विक गुण, और ये आपके नोट है, तो इसको भी आप कंप्लीट पढ़ें। उसके बाद में चैप्टर नंबर 6 हमारा जैव प्रक्रम। तो इसका पार्ट नंबर 1 आप देख सकते हैं, सजीव क्या है, सजीवों के क्या लक्षण हैं, निर्जीव। उसके बाद में जैव प्रक्रम की 2 प्रकार से इसमें डेफिनेशन दे रखी है। जीवन के अनुरक्षण के लिए जो आवश्यक प्रक्रम है वो आपको दे रखा है। सबसे पहले पोषण है, यानी भोजन, पोषण की आवश्यकता, सजीव अपना भोजन कैसे प्राप्त करते हैं, स्वपोषी और विषमपोषी क्या हैं, तो ये पूरा आपको कंप्लीट दे रखा है यहाँ पर। उसके बाद में है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया निम्नलिखित 3 चरणों में पूरी होती है, तो वो चरण भी आपको याद करने हैं। उसके बाद में है स्टोमेटा यानी रंध्र, तो रंध्र है वो किस प्रकार से खुलते हैं। और विषमपोषी पोषण, शाकाहारी, मांसाहारी, मृतपोषी, सर्वाहारी, परजीवी, ये भी आपको कंप्लीट तैयार करना है। उसके बाद में है जीव अपना पोषण कैसे प्राप्त करते हैं, अमीबा में पोषण किस प्रकार से होता है, पैरामीशियम में पोषण किस प्रकार से होता है, और एक कोशिकीय जीवों के नाम है अमीबा, पैरामीशियम। उसके बाद में दूसरा पार्ट है, इसमें मनुष्य में पोषण यानी मानव पाचन तंत्र दे रखा है, और आहार नाल, इसके प्रमुख जो भाग हैं, अंग हैं, उनके बारे में आपको अच्छे से याद करना है। पाचक एंजाइमों के कार्य, ये कार्य भी आपको याद करने हैं। उसके बाद में लीवर के क्या कार्य हैं, श्वसन के प्रकार, जिसमें वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, इनमें अंतर है वो पूछा जाता है। एटीपी का पूरा नाम, और पौधों में श्वसन क्रिया किस प्रकार से होती है, जंतुओं में श्वसन किस प्रकार से होता है, तो ये कंप्लीट आपको तैयार करना है। तीसरा पार्ट है मनुष्य में श्वसन, तो मनुष्य में श्वसन
श्वसन मार्ग, नासा मार्ग, ग्रसनी, स्वरयंत्र और ट्रेकिया और श्वसनी, फेफड़े, मनुष्य में श्वासोच्छ्वास जिसमें निःश्वसन दे रखा है, उच्च श्वसन दे रखा है, ये भी आपको याद करना है। और वहन यानी मानव में वहन, तो तरल भाग प्लाज्मा, हृदय का नामांकित चित्र, और उसके बाद में परिसंचरण तंत्र है, ये भी आपको कंप्लीट याद करना है। रक्त है प्लाज्मा जिसमें रुधिर कणिकाएं, और उसके बाद में है आरबीसी जिसको एरिथ्रोसाइट कहते हैं, और डब्ल्यूबीसी जिसको ल्यूकोसाइट कहते हैं, बिंबाणु प्लेटलेट्स जिसको थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। ये कंप्लीट आपको तैयार करनी है। उसके बाद में परिसंचरण तंत्र, खुला परिसंचरण तंत्र और बंद परिसंचरण तंत्र। उसके बाद में नलिकाएं, रुधिर वाहिकाएं, धमनी और शिरा में आपको अंतर है वो याद करना है, यानी धमनी और जो शिरा है उसमें आपको अंतर भी याद करना है। यह आपके लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, रक्तदाब के प्रकार, जिसमें प्रकुंचन दाब है और अनुशीतलन दाब है, और जो पादप हैं उनमें परिवहन किस प्रकार से होता है, जाइलम फ्लोएम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। जल का परिवहन किस प्रकार से होता है, भोजन तथा दूसरे पदार्थ हैं उनका ट्रांसफर किस प्रकार से होता है, उत्सर्जन, मानव में उत्सर्जन जिसमें वृक्क दे रखा है, मूत्र वाहिनियाँ दे रखी है, मूत्राशय दे रखा है, मूत्र मार्ग दे रखा है, वृक्काणु या नेफ्रॉन क्या है, और अपोहन क्या है यानी कृत्रिम वृक्क अपोहन। और उसके बाद में जो पादप हैं उनमें उत्सर्जन, तो पादपों में उत्सर्जन है वो किस प्रकार से होता है, तो ये आपको देखो कंप्लीट आपको तैयार करना है। उसके बाद में जो अगला चैप्टर है हमारा चैप्टर नंबर 7 है, नियंत्रण और समन्वय। तो इसके भी 2 पार्ट हैं जिसमें नियंत्रण और समन्वय और उद्दीपक, उसके बाद में तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका कोशिका और न्यूरॉन की संरचना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में है ग्राही के प्रकार और तंत्रिका कोशिका के भाग, एक्सोन, तंत्रिका कोशिका के प्रकार, संवेदी तंत्रिका कोशिका, प्रेरक तंत्रिका कोशिका और बहुध्रुवी तंत्रिका कोशिका, और तंत्रिका कोशिका के क्या कार्य हैं। उसके बाद में दूसरा पार्ट है जिसमें तंत्रिका आवेग, युग्मानुबंधन, प्रतिवर्ती क्रिया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में प्रतिवर्ती चाप, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। मानव मस्तिष्क, इसका नामांकित चित्र काफ़ी बार आपकी बोर्ड एग्जाम्स हैं उसमें काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो अच्छे से आपको ये तैयार करना है। तंत्रिका उत्तक है वो कैसे कार्य करता है, पादपों में समन्वय किस प्रकार से होता है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मैंने ले रखे हैं वो भी आपको याद करने हैं। ये तीसरा पार्ट है आपके अनुवर्तनी गति और अनुचलन गति में अंतर, तो यहाँ पर अंतर दे रखा है। उसके बाद में प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में अंतर दे रखा है, तो किस प्रकार से अंतर होता है। पादप हार्मोन है, पादप हार्मोन की परिभाषा और इनके प्रकार। अब ये जो प्रकार दे रखे हैं इनके कार्य भी आपको याद करने हैं। उसके बाद में हार्मोन और एंजाइम में अंतर दे रखा है कि हार्मोन और एंजाइम में किस प्रकार से अंतर है। अंतःस्रावी ग्रंथियों और बहिःस्रावी ग्रंथियों में अंतर दे रखा है, तो ये भी आपको याद करना है। उसके बाद में पीयूष ग्रंथि और इनसे स्रावित जो हार्मोन हैं, जो अग्नाशय ग्रंथि है उनसे कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, अधिवृक्क ग्रंथि से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, तो ये कंप्लीट आपको देखो पढ़ना है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट है आपके 8वां चैप्टर, यानी जीव जनन कैसे करते हैं। तो जीव किस प्रकार से जनन करते हैं, तो जनन की परिभाषा, डीएनए का पूरा नाम, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए क्यों आवश्यक है, और विभिन्नता का क्या महत्व है, एकल जीवों में जनन की विधि, अलैंगिक जनन दे रखा है, विखंडन दे रखा है, द्विविखंडन दे रखा है, बहुविखंडन दे रखा है, पुनरुद्भवन या पुनर्जनन क्या है, मुकुलन, कायिक प्रवर्धन, बीजाणु जनन, कंप्लीट है, आपको कंप्लीट पढ़ना है। उत्तक संवर्धन क्या है, और उसके बाद में दूसरा पार्ट है जिसमें लैंगिक जनन है। लैंगिक जनन को विस्तार पूर्वक यहाँ पर समझाया गया है, तो पूरा आपको पढ़ना है। उसके बाद में एकलिंगी पुष्प है, उभयलिंगी पुष्प हैं, और पुष्प के भाग हैं, पुष्प के विभिन्न भाग और उनके कार्य, जिसमें बाह्य दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री कैंसर, और सभी चैप्टर के जो नोट्स हैं
वो आप आराम से खरीद सकते हैं PDF के रूप में। तो ये जो नंबर आपको दिए गए हैं, इन नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं। या फिर आपको नोट्स कैसे परचेज़ करने हैं PDF के रूप में, तो संपूर्ण जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसके बाद में है स्वपरागण और परपरागण में अंतर। मानव में लैंगिक जनन दे रखा है। तीसरा पार्ट है जिसमें नरजनन तंत्र दे रखा है, नरजनन तंत्र के भाग दे रखे हैं। और उसके बाद में मादा जनन तंत्र है, तो मादा जनन तंत्र के भी 6 भाग हैं। इन 6 भाग को आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जनन स्वास्थ्य क्या है, गर्भ धारण रोकने के क्या क्या उपाय हैं, कौन कौन सी विधियां हैं, तो अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद में चैप्टर 9 है आपके आनुवंशिकता और जैव विकास, तो इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से पढ़ना है। जनन के दौरान विभिन्नताएं हैं, उनका संचयन किस प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन लैंगिक जनन क्या है, विभिन्नता के लाभ, आनुवंशिकता क्या है, तो कंप्लीट आपको पढ़ना है। मेंडल द्वारा मटर के पौधे का चयन किस प्रकार से हुआ, मेंडल के वंशागति के नियम, जिसमें पहला प्रभाविता का नियम है, दूसरा पृथक्करण का नियम है, तीसरा आपके स्वतंत्र एफ्यून का नियम है। उसके बाद में मेंडल का योगदान, तो ये योगदान भी आपको पढ़ना है। और उसके बाद में दूसरा पार्ट है जिसमें मनुष्य में लिंग निर्धारण दे रखा है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। और उपार्जित लक्षण, आनुवांशिक लक्षण, आनुवांशिक लक्षणों के क्या गुण हैं, जाति उद्भव क्या है और जाति उद्भव के क्या कारण हैं, तो इसमें 3 कारण दे रखे हैं आपको। आनुवंशिक विचलन का क्या कारण है, विकास और वर्गीकरण क्या है, समजात और समरूपण, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है। जीवाश्म क्या होते हैं और जीवाश्म कौन सी विधि से इसका पता लगाया जाता है, तो ये भी दे रखा है। विकास के चरण दे रखे हैं, आँख का विकास किस प्रकार से हुआ, पंखों का विकास किस प्रकार से हुआ, मानव विकास दे रखा है। उसके बाद में चैप्टर 10 है आपके फिजिक्स का, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। तो बेस्ट जो तैयारी है वो कर सकते हैं नोट्स की मदद से आप, और काफ़ी एक अच्छा स्कोर आप साइंस में कर पाओगे। प्रकाश का परावर्तन क्या है, इसके क्या प्रकार हैं, और इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं वो भी याद करने हैं आपको। परावर्तन के क्या नियम हैं, समतल दर्पण से बने प्रतिबिंब की क्या विशेषताएं होती हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है, समतल दर्पण का आवर्धन क्या होता है, पार्श्व परावर्तन या उत्क्रमण क्या है, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल और उत्तल दर्पण। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं दे रखी हैं जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो कंप्लीट आपको पढ़नी है। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के क्या नियम हैं, ये नियम भी आपको याद करने हैं। दूसरा पार्ट है आपका जिसमें अवतल दर्पण से प्रतिबिंब बनने की स्थितियाँ, ओके, तो ये सभी स्थितियाँ आपको अच्छे से याद करनी है। उत्तल दर्पण से बनने प्रतिबिंब की क्या स्थितियाँ होनी चाहिए, दर्पणों के उपयोग, जिसमें अवतल दर्पण के उपयोग दे रखे हैं, उत्तल दर्पण के उपयोग दे रखे हैं, ये आपको याद करने हैं। गोलीय दर्पणों द्वारा परावर्तन के लिए चिन्ह परिपाटी याद करनी है आपको। दर्पण का क्या सूत्र है और इसका आवर्धन क्या है, आवर्धन की परिभाषा, इसका सूत्र, ये आपको याद करना है। और उसके बाद में तीसरा पार्ट है जिसमें प्रकाश का अपवर्तन दे रखा है, कंप्लीट आप पढ़ सकते हैं यहाँ से। कांच के आयताकार स्लैब से अपवर्तन किस प्रकार से होता है, अपवर्तन के क्या नियम हैं, अपवर्तनांक क्या है और इसका क्या फार्मूला है। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, अच्छे से आपको इनको पढ़ना है। उसके बाद में है जो पार्ट नंबर 4 है, उसमें लेंस दे रखा है, लेंस के प्रकार दे रखे हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस, और लेंस से संबंधित परिभाषाएं दे रखी हैं जो काफ़ी बार एग्जाम में आपकी पूछी जाती हैं, तो सभी जो परिभाषाएं हैं वो आपको याद करनी है। उसके बाद में उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने की क्या स्थितियां हैं, तो ये स्थितियां भी आपको अच्छे से याद करनी हैं। और उसके बाद में गोलीय लेंसों के लिए चिन्ह परिपाटी, लेंस सूत्र, इनका आवर्धन, ये भी आपको याद करना है। लेंस की क्षमता, इसका जो मात्रक है वो याद करना है, इसका फॉर्मूला याद करना है आपको। और उसके बाद में चैप्टर 11 है आपके मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, तो इसका पार्ट नंबर आप देख सकते हैं 1, जिसमें मानव नेत्र को अच्छे से समझाया गया है, मानव नेत्र के विभिन्न भाग और उनके कार्य, और जिसमें पुतली, रेटिना, दूरबिंदु, निकट बिंदु काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके, समझन क्षमता, ये हर बार आपके एग्जाम में पूछी जाती हैं।
दृष्टि दोष तथा उनका संशोधन, ये भी आपके 1 या 2 दृष्टि दोष हर बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो कंप्लीट आपको पढ़ना है। ओके, एक भी पॉइंट्स को आपको नहीं छोड़ना है। उसके बाद में दूसरा पार्ट है आपके प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार से होता है, प्रिज्म क्या होता है, तो और विचलन कोण क्या है, वर्ण विक्षेपण क्या है, और प्रिज्म द्वारा प्रकाश का जो वर्ण विक्षेपण है वो किस प्रकार से होता है। उसके बाद में है प्रिज्म के द्वारा प्रकाश के वर्ण विक्षेपण का क्या कारण है, तो ये रीजन भी आपको पढ़ना है। इंद्रधनुष क्या है, इंद्रधनुष कैसे बनती है। और तीसरा पार्ट है वायुमंडलीय अपवर्तन, जिसमें वायुमंडलीय अपवर्तन का कारण दे रखा है और इसके उदाहरण दे रखे हैं। तारे हैं वो क्यों टिमटिमाते हैं, और ग्रहों का न टिमटिमाना, अग्रिम सूर्योदय तथा विलंबित सूर्यास्त, प्रकाश का प्रकीर्णन दे रखा है, इसकी तीव्रता दे रखी है, इसका फार्मूला दे रखा है, और टिंडल प्रभाव दे रखा है। जो इम्पोर्टेंट है आपके स्वच्छ आकाश का नीला रंग, ये भी आपको दे रखा है। उसके बाद में 12वां चैप्टर है विद्युत, जिसका पार्ट नंबर 1 है, जिसमें विद्युत परिपथ की परिभाषा, इसका चित्र दे रखा है। और उसके बाद में विद्युत धारा किसे कहते हैं, इसका क्या मात्रक है, और 1 एम्पीयर की क्या परिभाषा है, विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। और उसके बाद में है विद्युत परिपथ आरेख, तो ये ज़रूर पढ़ना है आपको। इनमें से एक परिपथ है वो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में दूसरा पार्ट है जिसमें ओम का नियम दे रखा है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके। ओम का नियम ये आपको याद करना है, इसमें काफ़ी सूत्र हैं, वो सूत्र भी आपको याद करने हैं। प्रतिवर्ती प्रतिरोध जिसको धारा नियंत्रक कहते हैं, ये क्या होता है, और ओम के नियम के अनुसार विभवांतर और धारा के मध्य ग्राफ, ये भी काफ़ी बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है। चालक के प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये पूरा चैप्टर इम्पोर्टेंट है, पूरी चीज़ें आपको पढ़नी है। श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बनते हैं, तो ये जितने भी सूत्र दे रखे हैं इसमें सारे सूत्र आपको याद करने हैं। तीसरा पार्ट है जिसमें जूल का तापन नियम, ये तो इतना इम्पोर्टेंट है आप कह नहीं सकते हैं, हर बार ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। विद्युत शक्ति, इसका मात्रक, ये भी आपको पढ़ना है। किलोवाट घंटा KWH, जिसको यूनिट कहते हैं हिंदी में, ये भी पढ़ना है आपको अच्छे से। ओके, उसके बाद में चैप्टर नंबर 13 है आपके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव, एकदम धमाकेदार नोट्स हैं। चुंबक के प्रकार, प्राकृतिक, कृत्रिम, और चुंबक के क्या गुण हैं, चुंबकीय क्षेत्र किसे कहते हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुणधर्म हर बार एग्जाम में आता है आपके। किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए, तो ये डायग्राम आपको बनाना है। और विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, सीधे चालक से विद्युत धारा प्रवाहित होने के क्या कारण हैं, तो वो भी आपको याद करने हैं। दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है, और उसके बाद में दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में प्रणालिका दे रखी है आपको। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके, अच्छे से आपको पढ़ना है ये जो तथ्य दे रखे हैं। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके। तीसरे पार्ट में विद्युत मोटर दे रखा है आपको, इसके सिद्धांत, रचना और इसके जो भाग हैं उनका वर्णन और इनका चित्र आपको याद करना है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण दे रखा है। फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम आपको दे रखा है। विद्युत जनित जिसको डायनेमो कहते हैं, इसकी परिभाषा, इसकी सिद्धांत, इसकी संरचना, ये आपको अच्छे से क्लियर करनी है, अच्छे से आपको तैयार करनी है। और उसके बाद में दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में क्या अंतर है। घरेलू विद्युत परिपथ है जिसमें 3 या 4 प्रकार के तार दिए गए हैं, उनके बारे में अच्छे से आपको याद करना है। चैप्टर 14 है आपके ऊर्जा के स्रोत, तो इसका केवल इसके 2 पार्ट हैं, जिसमें सबसे पहले ऊर्जा के बारे में दिया गया है। ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है, उत्तम ईंधन किसे कहते हैं, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत, जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन की हानियाँ, जीवाश्म ईंधन से उत्पन्न प्रदूषण को कम करने के क्या उपाय हैं, तापीय विद्युत संयंत्र क्या है, और उसके बाद में है जल विद्युत संयंत्र, इसके लाभ, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोतों के उपयोग के लिए जो प्रौद्योगिकी है उसमें किस प्रकार से सुधार किए गए हैं, लकड़ी, इसकी हानियाँ, चारकोल और बायोगैस है, बायोगैस के क्या लाभ हैं। और उसके बाद में है दूसरा पार्ट जिसमें पवन ऊर्जा दी गई है, अच्छे से आपको तैयार करनी है। पवन ऊर्जा के क्या लाभ हैं, पवन ऊर्जा की क्या सीमाएँ हैं, और वैकल्पिक अथवा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या हैं, जिसमें सौर ऊर्जा है, सौर ऊर्जा युक्तियाँ हैं, और सौर सेल के क्या उपयोग हैं,
समुद्रों से ऊर्जा किस प्रकार से प्राप्त होती है, ज्वारीय ऊर्जा है, तरंग ऊर्जा है। और महासागरीय जो ताप की ऊर्जा है वो क्या होती है, भूताप की ऊर्जा क्या होती है। और उसके बाद में है नाभिकीय ऊर्जा, जिसमें 2 प्रकार की अभिक्रियाओं से प्राप्त होती है, नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन। तो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन की परिभाषा आपको याद करनी है। पर्यावरण विषयक सरोकार, ये भी आपको याद करना है। उसके बाद में चैप्टर 15 है हमारा पर्यावरण। तो इस चैप्टर के कंप्लीट नोट्स हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र और जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय, पारिस्थितिक तंत्र के घटक, अजैविक घटक जिसमें अकार्बनिक, कार्बनिक और भौतिक हैं, और जैविक घटक में उत्पादक, उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, ये सारे आपको याद करने हैं। आहार श्रृंखला, पोषी स्तर, 10% का नियम, जैवावर्धन क्या है और आहार जाल क्या है, तो ये पूरा तैयार करना है आपको। ओके। ओजोन परत, ओजोन परत से भी आपके एक क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है एग्जाम में। ओजोन परत में किस प्रकार से इसका ह्रास हुआ, किस प्रकार से कमी हुई। कचरा प्रबंधन है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ है, और कचरा निपटान की समस्या करने के उपाय भी आपको दे रखे हैं। उसके बाद में चैप्टर नंबर 16 है हमारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, जिसमें प्राकृतिक संसाधन दे रखे हैं, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, अक्षयशील संसाधन, प्राकृतिक संसाधनों का किस प्रकार से हमें मैनेज करना चाहिए, गंगा कार्य योजना क्या है, और उसके बाद में इसके कम उपयोग, पुनःचक्रण, पुनः उपयोग, हमें संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है, संपोषणीय विकास क्या है, वन और वन्य जीव संरक्षण, जिसमें जैव विविधता दे रखी है, हमें वन्य और वन्य जीवन का संरक्षण क्यों करना चाहिए, दावेदार या स्टेक होल्डर क्या है, ये भी आपको अच्छे से याद करना है। चिपको आंदोलन, बांध और बांधों के लाभ, बांधों से किस प्रकार कौन कौन सी हानियां हैं, और जल संग्रहण क्या है, भौम जल के रूप में संरक्षण के लाभ, कोयला और पेट्रोलियम, इसको अच्छे से यहाँ पर जो जीवाश्म ईंधन माने जाते हैं, जीवाश्म ईंधन के प्रयोग में होने वाली हानियाँ और जीवाश्म ईंधन के प्रयोग को सीमित करने के क्या उपाय हैं। तो ये कंप्लीट नोट्स हैं बेटा, आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से आपको तैयार करना है। बोर्ड एग्जाम में अगर साइंस के पेपर में आप एक अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो पूरे नोट्स हैं आपको अच्छे से तैयार करने हैं। और ये नोट्स हैं ये आप PDF के रूप में परचेज़ कर सकते हैं। तो परचेज़ आपको कैसे करना है ये आपको पूरी जो डिटेल है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ जाकर आप एक साथ जो कंप्लीट बुक है आपकी साइंस की, पूरे नोट्स हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं, आपने देख लिए, तो ये नोट्स आप परचेज़ कर सकते हैं।